हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हम आज आपकी टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं पोएम को समराइज करूं, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट हियर द पोएट वांट्स टू डिपिक्ट थ्री थिंग्स। यहाँ पर पोएट जो है वो तीन चीज़ों को डिपिक्ट करना चाहते हैं। ही वांट्स टू कन्वे अस पीस एंड यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। पोएट जो है इस पोएम के थ्रू हम लोगों को पीस और यूनिटी के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इट मीन्स टू एनालाइज आवर ओन एक्शंस, यानी कि हम अपने खुद के एक्शंस को एनालाइज करें। इसका मतलब है सेल्फ एनालिसिस। एंड दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम ह्यूमन बींग्स के बीच में, आपस में। चलिए आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। In these two lines, the poet wants to say कि अब हम सब काउंट करेंगे 12 तक। अब सोचेंगे 12 तक काउंटिंग। आप लोग अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 12 तक काउंटिंग करने के लिए क्यों कह रहे हैं पोएट। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है ना, वो काउंटिंग शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स वाई, किस लिए करते हैं वो काउंटिंग शुरू? ताकि उनका जो गुस्सा है, वो उनका जो एंगर है, वो थोड़ा शांत हो जाए। दे कैन सिट इन पीस। तो यहाँ पे पोएट हमसे कह रहे हैं कि हम 12 तक काउंट करें और थोड़े शांत हो जाएं, कुछ भी ना करें। वी विल ऑल कीप स्टिल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। नाउ अब पोएट कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स ने बैठ के कभी भी, हम सब ने बैठ के कभी भी एक साथ इकट्ठे होकर के जो है ना, एनालाइज नहीं किया है अपने एक्शंस को। मतलब एनालाइज अगर किसी ने किया होगा, सपोज मैंने अभी कर लिया, तुमने कभी और कर लिया, किसी और ने कभी कर लिया, बट ऑन दिस अर्थ नेवर, ये पहले कभी भी नहीं हुआ है कि ह्यूमन बींग्स सभी जो है ना, वो इकट्ठे बैठ करके जो है एनालाइज कर रहे हैं। सब जहाँ पर हैं वो वहीं पर स्टॉप हो गए हैं। दे ऑल आर एनालाइजिंग देमसेल्व्स। उन्होंने अपने एक्शंस को एनालाइज नहीं किया। ये पहली बार होगा इस अर्थ पे। दैट्स वाई फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? या लैंग्वेज आप सब जानते हैं, लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स वर्बल एंड नॉन वर्बल। जैसे हम साइन लैंग्वेज के थ्रू भी बात करते हैं, टेक्सटिंग भी करते हैं, हम इसी तरह से बातें करते हैं। एंड सो वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शन वाली जो लैंग्वेज है, और मुंह से बोलने वाली लैंग्वेज है, जैसे कि मैं मुंह से बोल करके आपको ये पोएम समझा रही हूँ। दोनों की दोनों जो है, हम कुछ ना कुछ बोले, ऐसा नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, ना वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करना है और ना ही नॉन वर्बल यानी अपनी साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है। हमें क्या करना है? हम कुछ ना बोले, एकदम शांत रहे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ पर आर्म्स का मतलब है, इस पोएम में दो ऑब्जेक्ट से आर्म्स को रिजेंबल किया है। दो चीज़ों को आर्म्स जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। एक आर्म्स का मतलब है हमारे हाथ, हमारे हैंड्स, जिनसे हम काम कर रहे हैं। और दूसरी आर्म्स का मतलब है यहाँ पर वेपन्स, द वेपन्स विच आर यूज्ड इन वॉर्स। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि हम वेपन्स ना चलाएं एंड अपने हाथ जो हैं हम उनको भी मूव ना करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सो पोएट सेज ये हमारे लिए एक एक्सोटिक यानी कि एक अनफैमिलियर, एक न्यू थिंग है, क्योंकि हमने ये पहले कभी करा ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कोई रश नहीं होगा, इंजन्स की कोई आवाज़ नहीं होगी किसी प्रकार की, उनका कोई शोर शराबा, कोई साउंड नहीं होगी। हम सब शांत होंगे और हम एक साथ टुगेदर होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस में। अब ये स्ट्रेंजनेस क्या है? एक पीस, एक इक्वालिटी, ये शांति, ये हमारे लिए स्ट्रेंज होगा। तो हम सब इस स्ट्रेंजनेस में एक साथ होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands.
अब पोएट कहते हैं कि अगर हम बैठ के ऐसे एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हमें ये सब चीज़ें कैसे समझ आएगा। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर एक फिशरमैन का। लाइक इफ फिशरमैन जो है ना, वो अगर थोड़ी देर के लिए फिशिंग ना करे तो वेल्स क्या होंगी, जो पानी में रहने वाली जो मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनको क्या होगा, वो थोड़े और टाइम तक जी पाएंगी। क्योंकि ह्यूमन बींग्स चाहें ये उनका एक ऑक्यूपेशन ही क्यों ना हो, ये उनका एक बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन हम हार्म कर रहे हैं किसी दूसरे क्रीचर को। तो अगर हम ये नहीं करेंगे थोड़े टाइम के लिए, तो ये अगर ये फिशरमैन जो है इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि वे गलत कर रहे हैं। एंड वेल्स जो हैं उन्हें और थोड़ा सा जो है लाइफ स्पैन मिल जाएगा, वो और थोड़ा टाइम जो है जी लेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट नियर द सी। अब ये सी के नियर जब बहुत सारा बच्चों साल्ट इकट्ठा हो जाता है ना, तो लोग उसे क्या करते हैं, उसको जमा कर लेते हैं। अब उससे हाथ जो है ना उनके फट जाते हैं। तो ये दिखाता है कि हम अपना काम करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि नमक इकट्ठा करने वाले लोग जब नमक इकट्ठा करते हैं उनके हाथ फट जाते हैं, पर वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। बिकॉज हम सब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम ना सिर्फ एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, किसी दूसरे क्रीचर को हार्म कर रहे हैं, बट हम अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं। वो जब अपने हाथ फटे हुए देखेगा कि कितने ज़्यादा खराब हो चुके हैं मेरे हाथ, तब उसे ये बात रियलाइज़ होगी, तब वो बैठ के नई चीज़ों के बारे में सोच पाएगा। नाउ नेक्स्ट ही सेज, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है आपकी इस पोएम की, क्योंकि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कहते हैं पोएट कि हम एक तरह से एक वॉर रेस कर रहे हैं अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। ग्रीन वॉर यहाँ पे क्या शो करता है, जो वॉर हम एनवायरनमेंट पे करते हैं। अब कैसा, हम प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, उसके अगेंस्ट हमारा एक वॉर ही हुआ है। और ये जो वॉर हुआ है, दिस इज़ ग्रीन वॉर। एंड वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, वॉर्स विद फायर, यानी कि जब दो नेशंस यानी कि दो कंट्रीज जब आपस में लड़ती हैं, तो कितने अलग अलग वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, इन सब से वार लड़ते हैं, वो आपस में युद्ध करते हैं दो देश जो हैं। ये सारे वॉर्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसको सेलिब्रेट करने वाला ही कोई ना हो। सो विक्ट्री तो है बट कोई सर्वाइवर ही नहीं है, ना उस साइड पे जहाँ की कंट्री जीती है एंड ना उस साइड पे जहाँ दूसरी कंट्री जो हारी है, कोई है ही नहीं। अब पोएट कहते हैं, would put on clean clothes and walk around with their brothers in the shade doing nothing। अब इस तरह की सिचुएशन में ये सब जब हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ये क्लीन क्लोथ्स जो हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आर्मी की, जो एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर लड़ती है। वो ये भी नहीं सोचते कि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए सामने वाला एक दुश्मन है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स के 2 मीनिंग्स हैं। सबसे पहला न्यू बिगनिंग एंड दूसरा मीनिंग है क्लोथ्स दैट आरंट स्टेन्ड फ्रॉम, वो कपड़े जो कि जिन पर कोई दाग नहीं लगा है। किस चीज़ का दाग नहीं लगा है, क्लोथ्स दैट आरंट स्टेन्ड फ्रॉम मड एंड ब्लड। अब जब बच्चों आर्मी लड़ती है, वो युद्ध करती है, तब ऑब्वियसली ब्लड शेड होता है, खून खराबा होता है, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, मे बी मड से उनके कपड़ों पे मड लग जाती है या फिर ब्लड लग जाता है, ब्लड होता है वहाँ पर। तो फर्स्ट मतलब जो है इसका वो है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का जो फर्स्ट मतलब है, क्लीन क्लोथ्स का मतलब है दैट आर नॉट स्टेन्ड, एंड एक दूसरा मीनिंग जो है वो है न्यू बिगनिंग। मतलब जब ये सब एनालाइज करेंगे बैठ करके कि हम कितना हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, हम
एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो वॉर्स कर रहे हैं, इन्हें स्टॉप करना चाहिए, तब ये सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एक न्यू बिगनिंग से आगे बढ़ेंगे. सो ही टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स. एंड न्यू बिगनिंग का मतलब ये भी है कि जिस तरह से ये सब लोग बैठ के सोचेंगे अपने एक्शंस के बारे में, दोनों तरफ की आर्मी, तो वो एक दूसरे को एज अ ब्रदर ट्रीट करेंगे और दोनों कुछ भी नहीं करेंगे एक्सेप्ट थिंकिंग, एनालाइजिंग देमसेल्व्स. वो एनालाइज करेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम गलत किए हैं, क्या क्या एक्शंस किए हैं, लेकिन अब उनको आगे और क्या करना है, यानी कि अब उनको आगे न्यू बिगनिंग करनी है. तो यहाँ इसके दो मीनिंग्स थे. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब आगे पोएट कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पोएट कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे डेथ लाइक साइलेंस दो, लेकिन लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ मीन्स चलती का नाम जिंदगी है. ये सब कहते हैं तो लाइफ तो वो है जो चलती रहे. मैं तुमसे डेथ लाइक साइलेंस नहीं मांग रहा हूँ, मैं कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं मांग रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक बार इतने सिंगल माइंडेड होकर नहीं सोचे, यानी कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. हम अपने आसपास नहीं देखते कि हम कितनी चीज़ों को हार्म पहुंचा रहे हैं. हम इस अर्थ पे अकेले सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं रहते हैं, हमारे साथ साथ इस अर्थ को कौन शेयर कर रहा है? दूसरे क्रीचर्स भी शेयर कर रहे हैं, एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट जो है. हम उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ अपनी प्रोग्रेस, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. सिंगल माइंडेडली अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चलती रहे और बस सिर्फ चलती रहे. तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हम इस सैडनेस को, जो हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, ये सैडनेस को इंटरप्ट करेगी ये साइलेंस. आपने देखा होगा जब भी आपसे कोई एकदम से पूछता है, चलो अपने बारे में कुछ बताओ, तो आप थोड़ा टाइम लेते हो बताने में. क्यों? क्योंकि आप एकदम से नहीं सोचते, आपको नहीं पता होता कि आपको जो है क्या अच्छा लगता है, आप कौन हो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है. ये सारी चीज़ें हमें तभी तो समझ आएंगी जब हम बैठ के अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. सैडनेस जो है अपने आप को ना जानने की, ये ओवरकम कर पाएगी कब? जब साइलेंस होगी, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. देन पोएट सेज कि हम सब अपने आप को डेथ से थ्रेटन करते रहते हैं हमेशा से, जैसे कि हमें मरने से पहले ये भी करना चाहिए, हमें मरने से पहले वो भी करना चाहिए. हम एक डेडलाइन से सेट कर लेते हैं. क्यों करते हैं हम डेडलाइन सेट? बिकॉज हमें डर लगता है डेथ से. तो पोएट कहते हैं कि जब हम अपनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अपने एक्शंस के बारे में सोचेंगे, अपने आसपास के क्रीचर्स के बारे में सोचेंगे, तब हमें रियलाइज़ होगा कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हम इतने सिंगल माइंडेड क्यों हो रहे हैं. हमें दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए. Then he goes on saying, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never ending, this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि पोएट कहते हैं कि हम जो है ना, जब सोचेंगे सब चीज़ों के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, तो हमें उस समय पर रियलाइज़ होगा कि हम लोग जो है इतना सिंगल माइंडेडली क्यों सोच रहे हैं, क्यों सिंगल माइंडेडली वर्क कर रहे हैं. हमें दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए. नाउ द पोएट गोज ऑन सेइंग, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जिस तरह से अर्थ हमें टीच करती है,
हम अर्थ से हमें जो है ना मिल कर के सबको अर्थ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अब देखिए अर्थ है तो बहुत सारे सीजन्स हैं हमारे पास, समर्स हैं, विंटर्स हैं, ऑटम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ये सारे सीजन्स हैं हमारे पास। अर्थ भी तो रखती है ना, सोचती है, सॉरी अर्थ भी जो है वो रुकती है ना, चलती रहती है। अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है, वो स्टॉप भी करती है, वो सोचती है, फिर वो अगली बार एक नया सीज़न आता है। ऐसा तो नहीं है ना कि विंटर है तो बस विंटर ही चलते रहेंगे, समर्स है तो सिर्फ समर से चलते रहेगा। अब विंटर होती है तो सारी चीज़ें थोड़ी पैसिव हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि आसपास कुछ नई चीज़ें नहीं हो रही हैं, सब शांति सी लगती है चारों तरफ, हमें साइलेंस होती है, थोड़ी कम हो जाती हैं एक्टिविटीज़। लेकिन जब समर आता है तो सब वापस से एक्टिव हो जाता है। आसपास लोग बाहर खेलते हैं, आसपास के लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे वगैरह जो हैं वो सब खेलते हैं, लोग इधर उधर अपने काम पे जल्दी जाते हैं, बहुत एक्टिव लाइफ हो जाती है, लगने लगती है सबको। लेकिन बीच में क्या होता है, एक थोड़ा सा ब्रेक लगता है, समर और विंटर के बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है जो अर्थ भी लेती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इट इज़ द एंडिंग ऑफ एवरीथिंग। नो, इट इज़ नॉट द एंडिंग ऑफ एवरीथिंग। यही सेम थिंग हमें पोएट कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही अर्थ से सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो भी एक टाइम पे ऐसा लगता है कि कितनी अलाइव है, जैसे कि इन द समर सीज़न, वहीं दूसरे टाइम पे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ सो डेड, यानी कि कितनी शांति है, कितनी साइलेंस है। हमें भी ये चीज़ लानी चाहिए अपने एक्शंस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें करते ही रहना है, जो चीज़ हम करते हैं उसे करते जा रहे हैं। हमें रुकना है, सोचना है, एंड फिर न्यू बिगनिंग करनी है, जस्ट लाइक अर्थ। एंड देन ही सेज, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब ये लास्ट 2 लाइन्स में ही मीन्स नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इस बात का जो मतलब है आखिरी 2 लाइन्स का क्या है कि अब जब पोएट इतनी सारी बातें हमें बता चुके हैं, हमें सिखा चुके हैं कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने एक्शंस को ऑलवेज़, अपने एक्शंस को जो है बैठ करके एनालाइज करना है, ठीक है ना, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब ये अपने एक्शंस को एनालाइज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पोएट कहते हैं कि ये बात अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, सो यू विल थिंक अबाउट इट। और मैं इस इम्पैक्ट के साथ तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। सो दिस इज़ वॉट द पोएट इज़ ट्राइंग टू से। अगर बच्चों हम नटशेल में बात करें तो पोएट सेज कि हमें पीस, यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हम बैठे एंड अपने एक्शंस को एनालाइज करें। आई होप बच्चों आपको ये पोएम जो है समझ आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे। एंड हाँ स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है मैं एक छोटा सा आपको जो है PDF भेजूँगी इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस का। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।